हेलो, नमस्ते स्टूडेंट्स। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा भोपजी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे प्लांट फिजियोलॉजी की, पादप कार्यकी की, और उसमें हमारा पिछला जो टॉपिक था वो था जल अवशोषण। किस प्रकार से जो जड़ें हैं, मूल हैं, वो जल का क्या करती हैं, अवशोषण करती। आज उससे अगला अपना जो टॉपिक है वो आता है रसारोहण, एसेंस ऑफ वाटर। रसारोहण किससे कहेंगे? तो रसारोहण के अंतर्गत क्या है कि मूल या जड़ों द्वारा अवशोषित जल को पादप के वायवीय भागों या शीर्ष भागों तक पहुंचाना क्या कहलाएगा? रसारोहण कहलाएगा। और रसारोहण की क्रिया जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध हो रही है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लग रहा है और गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध पादप के शीर्ष तक जल को क्या किया जाता है? पहुंचाया जाता है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि रसारोहण वह प्रक्रिया है जिसमें जड़ों द्वारा अवशोषित जो जल है उसे जड़ों द्वारा अवशोषित जल को गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध पादप के शीर्ष तक पहुंचाना ही यहाँ क्या कहलाएगा? रसारोहण कहलाएगा। अब यहाँ रसारोहण की हम बात करें तो रसारोहण जो है एक रहस्यमय क्रिया है, घटना है, जिसको अभी तक सटीक रूप से या हम कहें स्पष्ट रूप से कोई भी वैज्ञानिक समझा नहीं पाया है। जैसे यहाँ रहस्य बना हुआ है कि एक सिलिक्वा सेमी परवायरेंस पादप होता है जो सबसे लंबा वृक्ष है, जिसकी लंबाई लगभग 400 फीट या उससे भी अधिक होती है। इतनी लंबाई तक बिना किसी परिवहन तंत्र के भी जो पादप है उनमें जो जल है वो ऊपर तक क्या होता है? पहुंचता है। यहाँ सिलिक्वा जो सेमी परवायरेंस है इसे हम रेडवुड ट्री ऑफ कैलिफोर्निया या फादर ऑफ फॉरेस्ट कह सकते हैं। तो यहाँ हम समझें जो जल का मार्ग होता है या हम कहें रसारोहण का मार्ग जो होता है, रसारोहण का मार्ग क्या है, किस प्रकार से जो जल है वह पादप के शीर्ष तक पहुंचता है। तो शीर्ष तक पहुंचाने के लिए ये एक अधिक दूरी का परिवहन है। जो विसरण की क्रिया थी उसमें एक कोशिका से दूसरी कोशिका में सामान्य जल का परिवहन हो रहा था, यहाँ अधिक दूरी तक जल का क्या किया जा रहा है? परिवहन किया जा रहा है। और इसके लिए पादपों में संवहन ऊतक पाए जाते हैं, जिसमें हमने बात की थी जाइलम की और फ्लोएम की। किसकी बात की थी? जाइलम और फ्लोएम की बात की थी। यहाँ जो जाइलम है यह जल और खनिज जो लवण है उनका क्या करता है? परिवहन करता है। यह जल और खनिज लवणों को जड़ों से पादप के शीर्ष तक पहुंचाने का क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। फ्लोएम जो होता है वो पत्तियों में निर्मित जो भोज्य पदार्थ है उसे पादप के सभी भागों तक पहुंचाता है। अब जाइलम में भी हम बात करें तो रसारोहण की क्रिया में वाहिकाएं और मेनली वाहिनिकाएं क्या होती हैं? सहायक होती हैं। वाहिकाएं और कौन सहायक होती हैं? वाहिनिकाएं सहायक होती हैं। अब इसको समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रयोग किए हैं कि वाहिकाएं और वाहिनिकाएं जो हैं वो ही रसारोहण की क्रिया में क्या होती हैं? सहायक होती हैं। जिसमें एक पहला प्रयोग है अभिरंजक का प्रयोग या अभिरंजक द्वारा प्रयोग, और दूसरा आता है यहाँ वलयन का प्रयोग। सबसे पहले हम बात करें यहाँ अभिरंजक। देखो, जो पादप ऊतक होते हैं या पादप भाग होते हैं, पादप कोशिकाएं होती हैं, उनको अभिरंजित करने के लिए हम अलग अलग अभिरंजकों को क्या करते हैं? काम में लेते हैं। जैसे इयोसिन है, इसके अलावा सैफ्रेनिन है, ये कुछ अभिरंजक हैं। इनको क्या किया जाता है? काम में लिया जाता है। ऐसा ही एक प्रयोग किया अभिरंजक द्वारा बालसम पादप है। कौन सा है? बालसम पादप। ये जो बालसम पादप था इसको क्या किया हमने?
अभिरंजक युक्त किस में लगा दिया, विलयन में लगा दिया। जैसे यहाँ ये जल है और इस जल में हमने सेफ्रेनीन घोल दिया, तो यहाँ सेफ्रेनीन युक्त जो जल है इसका विलयन बन गया और इसका जो रंग है यहाँ वो कैसा है, लाल है। अब हम ये जो पादप है इसमें रसारोहण की क्रिया होती है, किस भाग के द्वारा होती है उसको हम समझें तो क्या होगा, यहाँ जो विलयन है इससे जो जल है वो ऊपर की तरफ क्या होगा, चढ़ेगा, ऊपर जाएगा रसारोहण क्रिया द्वारा। और जो पादप की जो पत्तियां हैं इनकी जो सिराएं हैं, इन सिराओं का रंग जो है वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पर लाल हो जाएगा। जब इस पादप के तने का हम अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करते हैं तो अनुप्रस्थ काट को देखने पर हम यहाँ देखते हैं कि इसकी जो जाइलम की वाहिकाएं और वाहिनिकाएं हैं वो भी यहाँ क्या हो जाती हैं, अभिरंजित हो जाती है और उनकी जो भित्तियां हैं वो भी हमें लाल रंग युक्त क्या होती हैं, दिखाई देती है। इस प्रकार यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जाइलम जो है, जाइलम की वाहिकाएं और वाहिनिकाएं जो हैं इन्हीं के द्वारा जल का क्या किया जा रहा है, परिवहन किया जा रहा है, मतलब रसारोहण की क्या हो रही है, क्रिया हो रही है। इसी के बाद में अगला हम प्रयोग की बात करें वलयन के प्रयोग की, तो वलयन प्रयोग में क्या करते हैं, जैसे चाकू की सहायता से धीरे धीरे इसकी जो छाल है उसको क्या करते हैं, हटाते हैं और जैसे ही हम जाइलम जो है वहाँ तक पहुँचते हैं, ये जाइलम को हटाया जाता है, जो पादप है वो क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। इस प्रकार से यहाँ स्पष्ट होता है कि मेनली जो जल और खनिज लवण है या रसारोहण की जो क्रिया हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है, जाइलम जो कोशिकाएं हैं मतलब वाहिकाएं और वाहिनिकाएं उन्हीं के द्वारा जल और खनिज लवणों का यहाँ क्या किया जाता है, परिवहन किया जाता है। तो ये तो था रसारोहण की कुछ सामान्य जानकारी। नेक्स्ट हम यहीं पर पढ़े तो रसारोहण की जो क्रिया है उस रसारोहण की क्रिया को अलग अलग जो वैज्ञानिक है उन्होंने अपने अलग अलग सिद्धांतों द्वारा समझाने का क्या किया है, प्रयास किया है। और इनमें सर्वमान्य जो सिद्धांत यहाँ पर आता है वो आता है डिक्सन और जोली का वाष्पोत्सर्जन तनाव सिद्धांत या सहसंजन तनाव सिद्धांत है, किसका, डिक्सन व जोली का। तो ध्यान दीजिए यहाँ रसारोहण की क्रिया को समझने के लिए 3 सिद्धांत दिए गए, जिसमें पहला आता है जैव बल सिद्धांत, दूसरा आता है मूल दाब सिद्धांत और थर्ड आता है भौतिक बल सिद्धांत। पहला हम समझें जैव बल सिद्धांत। जैव बल सिद्धांत यहाँ ये कहता है, इसमें उन सभी सिद्धांतों को रखा गया है जो ये बताते हैं कि पादप की जो सजीव कोशिकाएं हैं उनके द्वारा रसारोहण की क्या होती है, क्रिया होती है। तो सजीव कोशिकाओं द्वारा रसारोहण की जो क्रिया होती है उसको समझाने के लिए जिन जिन वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि सजीव जो सेल्स हैं, सजीव जो कोशिकाएं हैं उनके द्वारा रसारोहण होता है, उन सभी को किस में रखा गया है, जैव बल सिद्धांत में। यहाँ हम जैव बल सिद्धांत की बात करें तो जैव बल सिद्धांत के अंतर्गत निम्न सिद्धांत दिए गए हैं। एक आता है रिले पंप सिद्धांत जो दिया है गोल्डलेवस्की ने, और एक आता है स्पंदनवाद सिद्धांत, ये दिया है सर जेसी बोस ने। किसने दिया है, जेसी बोस ने। तो यहाँ ये याद रखना, रिले पंप सिद्धांत किसने दिया, तो गोल्डलेवस्की ने। रिले पंप सिद्धांत किससे संबंधित है, भौतिक बल से संबंधित है या जैव बल से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, जैव बल से। स्पंदनवाद सिद्धांत किसने दिया, सर जेसी बोस ने। और सर जो जेसी बोस है, जगदीश चंद्र बसु जो हैं बोस हैं, वो यहाँ भारतीय जो पादप कार्य की है उसके इन्हें क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। इसके आगे बात करेंगे हम स्ट्रासबर्गर की। नेक्स्ट हम समझें रसारोहण का अगला जो सिद्धांत मूलदाब सिद्धांत, ये दिया है प्रिस्टले ने और मूलदाब शब्द दिया था स्टीफन हेल्स ने। नेक्स्ट भौतिक बल सिद्धांत, तो वे सभी सिद्धांत इसमें रखे गए जो ये बताते हैं कि जो पादप की निर्जीव कोशिकाएं हैं, मृत कोशिकाएं हैं, वो रसारोहण की क्रिया में क्या करती हैं, भाग लेती हैं। तो मृत या निर्जीव जो कोशिकाएं हैं वो रसारोहण की क्रिया में भाग लेंगी। वो सारे के सारे किस में आएंगे,
भौतिक बल सिद्धांत में, फिजिकल थ्योरीज में आएंगे, जिसमें सर्वमान्य सिद्धांत है डिक्सन व जोली का। अधिकांश वैज्ञानिक इसी सिद्धांत को मान्यता प्रदान करते हैं। एक आता है बोहम का केशिका नली सिद्धांत, एक आता है जेविन का श्रृंखला सिद्धांत, एक है सोक्स का अंतःचूषण सिद्धांत। तो फिलहाल तक आप इनके नाम याद रखना, किस सिद्धांत को कौन से वैज्ञानिक ने यहाँ क्या किया है, प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट हम समझें इसी में आगे, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ जैव बल सिद्धांत की। किसकी बात करेंगे? जैव बल सिद्धांत की, विटल फोर्स थ्योरी की। और इसमें सबसे पहला हमारा सिद्धांत है रिले पंप सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत यहाँ किसने दिया है? गोल्डलेवस्की ने दिया है। और रिले पंप सिद्धांत के अनुसार गोल्डलेवस्की ने यहाँ क्या कहा है? सजीव कोशिकाएं। अब सजीव कोशिकाओं की हम बात करें तो सजीव कोशिकाएं कौन सी? जाइलम की एक तो होती है जाइलम मर्दूतक कोशिकाएं। कौन सी हैं? जाइलम मर्दूतक कोशिकाएं। कौन सी हैं? जाइलम मर्दूतक कोशिकाएं। और मज्जा किरणों की जो कोशिकाएं हैं, मज्जा किरणों की जो कोशिकाएं हैं, ये दोनों ही कोशिकाएं यहाँ कैसी कोशिकाएं हैं? सजीव कोशिकाएं हैं। तो इन सजीव कोशिकाओं के द्वारा रसारोहण की क्या होती है? क्रिया होती है। एक तो जाइलम मृदुतक कोशिकाएं और एक मज्जा जो किरणें हैं वो रसारोहण की क्रिया में क्या करती हैं? भाग लेती हैं। हम इनको समझें तो जो पादप है, पादप का जो तना है, उस तने में जो ये कोशिकाएं हैं वो एक निश्चित क्रम में क्या होती हैं? पाई जाती हैं। और क्रमशः इनका जो परासरण दाब है वो क्या होता है? अधिक होता है। ऊपर से नीचे की तरफ इनका परासरण दाब क्या होता है? अधिक होता है। एक निश्चित किस में पाई जाती है? क्रम में। ऊपर इन कोशिकाओं के जो परासरण दाब की बात करें वो उच्च है, नीचे कम है। और परासरण दाब के कारण ही यहाँ क्या हो रहा है? जो रसारोहण की क्रिया है वो संपन्न होती है। लेकिन यहाँ इस सिद्धांत की कमियां हैं। और कमियों की हम बात करें तो पहली कमी हम देखें, कमियों की बात करें, पहली कमी तो यही आती है कि रसारोहण की क्रिया सजीव कोशिकाओं द्वारा नहीं होती है। रसारोहण की जो क्रिया है वो जीवित कोशिकाओं द्वारा नहीं होती है। मृत जो कोशिकाएं हैं वो रसारोहण की क्रिया में क्या करती हैं? भाग लेती हैं। दूसरी चीज़, यहाँ यदि जीवित यहाँ जो सजीव कोशिकाएं हैं वो रसारोहण की क्रिया में भाग ले रही हैं तो ये परासरण दाब के अंतर के कारण उनमें जो जल है उसका परिवहन नहीं होता है, वो होता है डीपीडी के अंतर के कारण। किसके कारण होता है? डीपीडी के अंतर के कारण। डीपीडी के अंतर के कारण यहाँ रसारोहण की क्रिया होती है, न कि ऑस्मोटिक जो प्रेशर है उसके अंतर के कारण रसारोहण की क्रिया होती है। तो पहली चीज़ तो यहाँ क्या आ रही है कि रसारोहण की क्रिया में मृत कोशिकाएं भाग लेती हैं, जीवित कोशिकाएं भाग नहीं लेती हैं। यदि जीवित कोशिकाएं भाग लेंगी तो वो डीपीडी के अंतर के कारण उनमें रसारोहण होगा, न कि ओपी परासरण दाब के अंतर के कारण उनमें रसारोहण की क्या होगी? क्रिया होगी। तो इस प्रकार से इस सिद्धांत की यहाँ ये कमियां निकल कर आती हैं। नेक्स्ट हम अगला सिद्धांत देखें, स्पंदनवाद का सिद्धांत। और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया है? जेसी बोस ने। और यहाँ जेसी बोस ने इस सिद्धांत को समझाने के लिए जिस पादप को काम में लिया वो पादप है इंडियन टेलीग्राफ पादप। तो किस पर, कौन से पादप पर प्रयोग किया? इंडियन टेलीग्राफ पादप या डेस्मोडियम गायरेंस। प्रश्न यहां से पूछ सकता आपको कि स्पंदनवाद सिद्धांत में जेसी बोस ने कौन से पादप पर प्रयोग किया? तो कौन से पादप पर प्रयोग किया? इंडियन टेलीग्राफ या डेस्मोडियम गायरेंस पादप पर क्या किया? प्रयोग किया। और इन्होंने यहाँ ये बताया कि जो
रसारोहण की क्रिया होती है वो स्पंदन के कारण होती है। किसके कारण होती है? स्पंदन के कारण होती है। और स्पंदन अर्थात जो पादप है उस पादप में जो अधिचर्म है, अधिचर्म के अंदर जो वलकुट की सबसे अंदर की कोशिकाएं हैं जो अंतस्त्वचा के बाहर की तरफ पाई जाती हैं, वलकुट की सबसे अंदर की जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में लयबद्ध स्पंदन की क्या होती है? क्रिया। और वह स्पंदन की जो क्रिया है वो रसारोहण में क्या होती है? सहायक। और स्पंदन को मापने के लिए यहाँ इन्होंने जिस उपकरण को काम में लिया है वो है यहाँ इलेक्ट्रिक प्रोब। कौन है? इलेक्ट्रिक प्रोब नामक उपकरण को क्या किया? काम में लिया। इन्होंने क्या किया कि ये जैसे पादप है, इंडियन टेलीग्राफ का क्या है? पादप है। और यहाँ इन्होंने क्या किया? एक निडिल ली और ये जो निडिल थी इसको यहाँ इन्होंने क्या कर दिया? इलेक्ट्रिक प्रोब नामक उपकरण के साथ क्या कर दिया? जोड़ दिया। जहाँ क्या लगा हुआ था? गैल्वेनोमीटर। क्या लगा हुआ था? गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था। प्रारंभ में जब नीडल को अधिचर्म जो कोशिकाएं थी, बाह्य त्वचा जो थी, उसमें डाला तब इसमें जो गैल्वेनोमीटर था उसमें कोई माप नहीं आया, लेकिन जैसे ही अंदर वलकुट की कोशिकाओं तक पहुंचाया गैल्वेनोमीटर में यहाँ माप नजर आया। और ये किसको दर्शा रहा था? स्पंदन की किसको दर्शा रहा था? क्रिया को दर्शा रहा था। तो यहाँ हम समझें तो किस पर प्रयोग किया है इन्होंने? स्पंदनवाद जो सिद्धांत है, स्पंदन की क्रिया है वो कौन सी कोशिकाओं में होगी? तो वलकुट की कोशिकाओं में स्पंदन की क्रिया होगी। कौन से पादप पर प्रयोग किया? इंडियन टेलीग्राफ पादप पर, डेस्मोडियम गायरेंस पर प्रयोग किया। गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा हुआ है और जैसे ही निडिल को वलकुट के अंदर डाला गैल्वेनोमीटर जो है उसमें यहाँ क्या आता है? माप नजर आता है। अब इस सिद्धांत को अन्य वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक थे मोलिस। कौन थे? मोलिस। बार बार मोलिस ने भी यही प्रयोग किया और इसके आधार पर उनके भी यही परिणाम प्राप्त हुए। तो मोलिस ने भी सर जेसी बोस का जो सिद्धांत था उसका क्या किया? यहाँ समर्थन किया कि हाँ वास्तव में जो वलकुट की कोशिकाएं हैं उनमें स्पंदन की क्रिया होती है। स्पंदन की क्रिया द्वारा ही जो जाइलम और जाइलम है, जाइलम की वाहिकाएं, वाहिनिकाएं आदि द्वारा हो, या मेनली उन्होंने वलकुट की जो कोशिकाएं हैं उन्हीं को यहाँ स्पंदन की क्रिया द्वारा जल अवशोषण के लिए, जल परिवहन के लिए क्या ठहराया? उत्तरदायी ठहराया। तो वास्तव में तो हमें पता है कि मृत जो सेल हैं उनके द्वारा रसारोहण का जो क्रिया है वो संपन्न होती है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ वलकुट की जो कोशिकाएं हैं अंदर जो जाइलम की वाहिकाएं, वाहिनिकाएं आदि में क्रिया करें, उनके कारण जो रसारोहण की क्रिया है वो यहाँ क्या होती होगी? संपन्न होती होगी। तो ये यहाँ दोनों जो सिद्धांत थे वो जैव बल, और ये दोनों सिद्धांत यहाँ मान रहे हैं कि जो जीवित कोशिकाएं हैं उनके द्वारा रसारोहण की क्या होती है? क्रिया होती है। लेकिन स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने जैव बल जो सिद्धांत था उसको क्या कर दिया? खारिज कर दिया। उसको क्या कर दिया? नकार दिया कि भैया जीवित जो कोशिकाएं हैं उनके द्वारा रसारोहण की क्रिया नहीं होती। इन्होंने कहा कि जो मृत कोशिकाएं हैं उनके द्वारा रसारोहण की क्या होती है? क्रिया होती है। यहाँ स्ट्रासबर्गर ने एक जहर का प्रयोग किया। क्या किया? जहर का क्या किया? प्रयोग किया। उस जहर के प्रयोग के दौरान उन्होंने क्या किया? जो पादप था उस पादप को पिक्रिक अम्ल, पादप को क्या किया इन्होंने? पिक्रिक अम्ल के किस में रखा? घोल में रखा। यहाँ पिक्रिक अम्ल, और पिक्रिक अम्ल जो है वो पादपों के लिए किसका काम करता है? जहर का काम करता है, जिसके कारण पादप की जो कोशिकाएं हैं वो क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। तो नष्ट हुई जो कोशिकाएं हैं उनमें भी जो पिक्रिक अम्ल है वो क्या हुआ? ऊपर की तरफ क्या होता है? चढ़ता है। तो इस प्रकार जो मृत कोशिकाएं थी उनके द्वारा, जाइलम की जो मृत कोशिकाएं थी उनके द्वारा जो पिक्रिक अम्ल है वो ऊपर चढ़ता है, और उसके आधार पर इन्होंने कहा कि जो मृत सेल हैं उनके द्वारा रसारोहण की क्रिया होती है, न कि जीवित कोशिकाओं द्वारा, या जैविक सजीव जो कोशिकाएं हैं वो रसारोहण की क्रिया में भाग नहीं लेती हैं। ये किसने कहा? स्ट्रासबर्गर ने। तो स्ट्रासबर्गर ने जैव बल जो सिद्धांत था उसको क्या किया था? नकार दिया था। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट हम बात करें किसकी?
अगला जो अपना सिद्धांत है वो आता है मूल दाब सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? मूल दाब सिद्धांत। मूल दाब सिद्धांत। और ये सिद्धांत जो है ये किसने दिया है? प्रिस्टले ने दिया है। मूल दाब जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन यहाँ किसने किया? प्रिस्टले ने। स्टीफन हेल्स थे, इन्होंने केवल मूल दाब जो शब्द था उस मूल दाब शब्द को क्या किया है? काम में लिया है। इसके अलावा एक बार पीछे ध्यान देना, वहाँ वापस स्पंदनवाद सिद्धांत के अनुसार इन्होंने ये कहा था कि एक स्पंदन की क्रिया में 14 सेकंड से लेकर कुछ मिनट का क्या लगता है? समय लगता है। एक स्पंदन की क्रिया में 14 सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक का क्या लगता है? समय लगता है। जो लंबे वृक्षों में स्पंदन द्वारा जल को चढ़ाने के लिए क्या नहीं है? सहायक नहीं है। इसके लिए हम यहाँ ये कह सकते हैं कि लगभग हम बात करें लंबे वृक्षों के लिए तो प्रति सेकंड 230 स्पंदन, कितने? 230 स्पंदन यदि पर सेकंड उत्पन्न हो तो लंबे वृक्षों में भी आसानी से जो रसारोहण की क्रिया है वो क्या हो सकती है? संपन्न हो सकती है। नेक्स्ट हमारा है मूलदाब सिद्धांत। प्रिस्टले ने दिया, स्टीफन हेल्स ने इसे मूलदाब क्या दिया है? मूलदाब शब्द का क्या किया है? प्रयोग किया है। अब मूलदाब के लिए क्या है कि इन्होंने क्या किया? मूलदाब को मापने के लिए मैनोमीटर, किसको काम में लेता है? मैनोमीटर को क्या किया जाता है? काम में लिया जाता है। इन्होंने कहा कि जो जड़ों की जो वलकुटकी कोशिकाएं होती हैं उन वलकुटकी कोशिकाओं में उपापचयी क्रियाओं के कारण एक दाब उत्पन्न होता है और वो जो दाब है उसको मूल दाब कहते हैं। वो जल को ऊपर चढ़ाने के लिए क्या होता है? अति क्या होता है? आवश्यक होता है। और इस क्रिया में एटीपी की आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इसको समझाने के लिए क्या किया? जैसे एक पादप है और इस जो पादप था इस पादप को आधारीय भाग से थोड़ा ऊपर से क्या कर दिया? काट दिया। मूलदाब की जो क्रिया है वो हमें देखने को मिलती है एक तो सुबह सुबह और एक देखने को मिलती है रात में। कब? रात में, जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं हो या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत कम हो तब ही पादपों में हमें मूल दाब द्वारा रसारोहण की जो क्रिया है वो होती हुई नजर आती है। आधारीय भाग से ऊपर इसको क्या कर दिया? काट दिया। और अब इसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है, उस समय क्या होता है? इसका जो कटा हुआ भाग है यहाँ से जो जल है वह रिश्ता है जिसे हम कहते हैं रक्तस्राव या ब्लीडिंग कहते हैं। और इसका जो मेनली जो मुख्य कारण है ब्लीडिंग का वो हम क्या कह सकते हैं? मूल दाब। किसको मान सकते हैं? मूल दाब। तो जो जाइलम की वाहिकाएं वगैरह होती हैं, तने की जो वाहिकाएं वगैरह होती हैं, इनमें मूल दाब के कारण जो जल है वो क्या होता है? ऊपर चढ़ता है या रसारोहण की क्या होती है? क्रिया होती है। तभी जाकर ये जो जल है वो रस स्त्राव के रूप में क्या होता है? बाहर निकलता है। या इसे हम बिंदु स्त्राव भी कह सकते हैं। जैसे जो पत्तियां वगैरह होती हैं, सुबह सुबह हम देखें पत्तियों के किनारों से जल की जो बूंदें हैं वो क्या होती हैं? बाहर निकलती हैं। वो मूल दाब का ही क्या होता है? परिणाम होता है। और जो मूल दाब को जब मैनोमीटर द्वारा मापा गया तो इसका मान लगभग 1 से 2 एटमॉस्फेयर के लगभग आता है। कितना आता है? 1 से 2 एटमॉस्फेयर के लगभग मूल दाब का मान आता है। और इतना जो कम दाब है वह पादप के अधिक जो लंबे वृक्ष हैं उन तक जल को पहुंचाना या रसारोहण की क्रिया में उपयुक्त नहीं है। लगभग ये 64 फीट या 20 मीटर की ऊंचाई की हम बात करें तो 20 मीटर की ऊंचाई तक 1 से 2 एटमॉस्फेयर जो दाब है उसके द्वारा जल आसानी से क्या हो सकता है? पहुंच सकता है। लेकिन अधिक ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता है। उसके लिए अधिक किसकी आवश्यकता होगी? अधिक वायुमंडलीय दाब की आवश्यकता होगी, अधिक मूल दाब की आवश्यकता होगी। और वो कहीं और अधिक होगा, उतना दाब कभी भी पॉसिबल नहीं है, उतना दाब कभी भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। अब इस सिद्धांत की भी यहाँ कुछ कमियाँ देखने को मिलती हैं, जिनमें क्या क्या कमियाँ हैं। पहली जो कमी है, पहली कमी तो यहाँ यही है
कि यहाँ मूल दाब बहुत कम है, जो केवल 64 फीट या 20 मीटर की ऊंचाई तक जल को पहुंचा सकता है, जबकि 400 फीट जल को पहुंचाने के लिए कितने वायुमंडलीय दाब 12.5 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब की क्या पड़ेगी, यहाँ आवश्यकता पड़ेगी। उतना दाब कभी भी क्या नहीं किया जा सकता है, उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। इतना दाब कभी भी क्या नहीं हो सकता है, उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसके अलावा कुछ जैसे कुछ शंकुधारी जिम्नोस्पर्म होते हैं, इनमें कभी भी मूल दाब क्या नहीं होता है, उत्पन्न नहीं होता है। इनमें कभी भी मूल दाब उत्पन्न नहीं होता है। इसके अलावा दिन के समय जब वाष्पोत्सर्जन अधिक हो तो उस समय मूल दाब बहुत क्या होता है, कम होता है। तो ये कुछ इस सिद्धांत की क्या है, कमियां हैं, जो यहाँ ये बताती हैं कि ये जो सिद्धांत है या इसके द्वारा जो रसारोहण की क्रिया है वो बहुत कठिन है, या छोटे जो शाखीय जो पादप हैं उनमें मूलदाब द्वारा जो रसारोहण की क्रिया है वो संपन्न हो सकती है, लेकिन जो अधिक लंबे वृक्ष होते हैं, काष्ठीय जो पादप हैं, उनके अंदर मूलदाब द्वारा जो रसारोहण की क्रिया है वो संपन्न नहीं हो सकती है। उसमें कहीं अधिक क्या लगेगा, अधिक मूलदाब की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, और इतना यहाँ मूलदाब जो है वो उत्पन्न नहीं हो रहा है। 400 फीट पहुंचाने के लिए 12.5 एटमॉस्फेयर मूलदाब की क्या पड़ेगी, यहाँ आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें भौतिक बल सिद्धांत। किसकी बात करें, भौतिक बल। वे सिद्धांत जो ये कहते हो कि जो मृत कोशिकाएं हैं या अजैविक जो कोशिकाएं हैं वो रसारोहण की क्रिया में भाग लेते हैं, वो सब के सब किस में आएंगे, भौतिक बल सिद्धांत में। इनका सबका आपको नाम याद रखना है। यहाँ मेनली जो सबसे मोस्ट है और सर्वमान्य जो सिद्धांत है, सभी वैज्ञानिकों ने इसी सिद्धांत को अधिक सही ठहराया है, वो है डिक्सन व जोली का वाष्पोत्सर्जन तनाव सिद्धांत या सहसंजन तनाव सिद्धांत। इस सिद्धांत को हम निम्न 3 बिंदुओं के अंतर्गत समझेंगे। पहला आता है सहसंजन व आसंजन बल, या हम ये कहें जल के अणुओं के मध्य सहसंजन व आसंजन बल। दूसरा आता है जल जो है उसके कॉलम का लगातार बने रहना, जल के कॉलम का लगातार बने रहना। और थर्ड आता है वाष्पोत्सर्जन तनाव। इन 3 बिंदुओं के द्वारा हम यहाँ इस सिद्धांत को समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है। यहाँ सबसे पहली चीज तो आती है सहसंजन बल क्या है, सहसंजन बल क्या है। दूसरा आता है आसंजन बल क्या है, सहसंजन और आसंजन बल क्या है। सहसंजन बल जल के अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल है, जिसकी सहायता से जल के अणु आपस में क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं, उस बल को हम क्या कहते हैं, सहसंजन बल। इसका मान लगभग 130 एटमॉस्फेयर से लेकर 200 एटमॉस्फेयर तक होता है, जो जल के अणुओं को अलग होने से रोकने का क्या करता है, कार्य करता है, जिसके द्वारा जल के अणु आपस में क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। दूसरा आता है आसंजन बल। जल जो है, जो जाइलम की वाहिकाएं वाहिनिकाओं में बहेगा, तो जाइलम की वाहिकाएं वाहिनिकाओं की जो भित्तियां होती हैं, उन भित्तियों के साथ जल के अणुओं को बांधे रखने के लिए जो अति आवश्यक बल है, उस बल को हम क्या कहते हैं, आसंजन बल कहते हैं। तो जिसके कारण आसानी से इनके साथ जाइलम की वाहिकाएं वाहिनिकाओं के साथ जो जल है वो बंधा हुआ रहता है। नेक्स्ट आता है जल के कॉलम का लगातार बने रहना। जल के कॉलम का लगातार बने रहना मतलब सहसंजन और आसंजन बल के कारण जो जल के अणु हैं वो आपस में बंधे हुए हैं,
आपस में भी और जाइलम की जो वाहिकाएं हैं उनके साथ भी, ताकि जो जल है उसका जो कॉलम है वो आसानी से यहाँ नहीं टूटता है और लंबी जो दूरी है उस तक जो जल है उसको पहुँचाया जा सकता है, शीर्ष तक जो जल है उसको पहुँचाया जा सकता है। एक आता है वाष्पोत्सर्जन तनाव। तनाव की हम बात करें तो पादप का जो वायवीय पार्ट है, वायवीय जो भाग है अर्थात जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन की क्या होती है, क्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का मतलब है जो जल है उसका वाष्प के रूप में हानि होती है, वाष्प के रूप में हानि होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन। अर्थात पादप के वायवीय भाग पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। वाष्पोत्सर्जन के कारण क्या होगा, यहाँ की जो पर्ण मध्योतक कोशिका है उनमें जल की क्या हो जाएगी, कमी, और जल की कमी के कारण यहाँ का स्फीत दाब कम हो जाएगा और यहाँ की डीपीडी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, विसरण दाब न्यूनता अधिक हो जाएगी और डीपीडी को हम जल की क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। तो पर्ण मध्यतक कोशिकाओं में जल की मांग बढ़ गई, जल की मांग बढ़ गई तो ये अपने जल की पूर्ति कहाँ से करेंगी, सिराओं से। सिराएं कहाँ से करेंगी, महाशिरा से। महाशिरा तने के जाइलम में ऋणात्मक दबाव डालेगी, खिंचाव, ऋणात्मक खिंचाव होगा और ये धीरे धीरे कहाँ तक पहुँच जाएगा, जड़ों तक पहुँच जाएगा और वाष्पोत्सर्जन के कारण ये ऋणात्मक खिंचाव उत्पन्न हुआ है, इसी को हम क्या कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन तनाव कहेंगे। और जिसके कारण निष्क्रिय रूप से, यहाँ किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, निष्क्रिय रूप से जो जल है उसका क्या किया जाता है, अवशोषण जो है ऊपर तक किया जाता है, अर्थात जल जो है उसका रसारोहण किया जाता है। यहाँ किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, ये निष्क्रिय प्रकार का क्या होता है, परिवहन होता है। अब यहाँ इस जो वाष्पोत्सर्जन जो तनाव बल है इसको मापने के लिए प्रेशर बॉम्ब टेक्नोलॉजी, प्रेशर बॉम्ब टेक्नोलॉजी को क्या किया, काम में लिया गया। सुलेंडर ने, किसने नापा था, सुलेंडर ने प्रेशर बॉम्ब टेक्नोलॉजी के द्वारा यहाँ वाष्पोत्सर्जन तनाव के कारण जो बल लग रहा है उसको मापा। तो इसका मान लगभग यहाँ आया 20 एटमॉस्फेयर, कितना आया, और इतना दाब लगभग 700 फीट लंबा जो पादप है उस तक आसानी से जल को क्या कर सकता है, पहुंचा सकता है। तो ये अपना वाष्पोत्सर्जन तनाव या संसंजन तनाव जो सिद्धांत था वो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब यहीं पर हम यहाँ समझें तो क्या इस सिद्धांत की कमियां नहीं है, तो इस सिद्धांत की भी कुछ क्या देखने को मिली, कमियां देखने को मिली, जिनमें पहली कमी ये आती है कि जो जल है, इस जल का कॉलम जो बन रहा है ऊपर तक 700 फीट तक या अधिक लंबे जो वृक्ष हैं, क्या इनमें जल का भार नहीं होगा, तो इनमें जल का भार नहीं होगा क्या, तो जल का भार होगा लगभग 360 पौंड या इससे भी कहीं अधिक जल जो है उसके कॉलम का क्या होगा, भार होगा। इतने भार के कारण जो जल का कॉलम है वो आसानी से क्या हो सकता है, टूट सकता है, लेकिन फिर भी जो जल है वो ऊपर तक क्या हो रहा है, चढ़ रहा है। दूसरी इसकी कमी यहाँ पर देखने को मिलती है, यहाँ जो जल है वह उसमें कुछ गैसेज, जैसे हम कहें O2 है, CO2 है, N2 है आदि घुली हुई हो सकती हैं और उनके कारण जल का मध्य लगने वाला संसंजन बल, आसंजन बल टूट सकता है और जल का जो कॉलम है वो टूट जाएगा और ऊपर तक जो जल है उसका परिवहन यहाँ नहीं किया जा सकता। तो ये भी यहाँ कुछ इस सिद्धांत की कमियां हैं, लेकिन ये सर्वमान्य क्या है, यहाँ सिद्धांत हमें देखने को मिलता है। जो शाखीय पादप है उनमें रसारोहण की क्रिया मूलदाब सिद्धांत द्वारा, जो काष्ठीय वृक्ष है उनमें रसारोहण की क्रिया भौतिक बल सिद्धांत के द्वारा, जिसमें वाष्पोत्सर्जन तनाव जो सिद्धांत है वो सबसे सटीक व्याख्या करता है इस भौतिक बल सिद्धांत के दौरान। तो क्लियर, यहाँ तक ये अपने रसारोहण की कुछ थ्योरीज थी, कुछ सिद्धांत थे जिनको अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से क्या किया है, समझाने का क्या किया है, प्रयास किया है। तो समझ में आया होगा। थैंक्स सभी को। जय हिंद, जय भारत।